अभिवादन। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। नाम में ग्रीन यानी हरा, लेकिन असल में तो ये बर्फ से ढका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसी जगह जो यूरोप के कई देशों से भी बड़ी है, पर आबादी दिल्ली के शायद एक छोटे मोहल्ले जितनी होगी। सही कहा। ये ज्योग्राफिकली तो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन इसकी राजनीतिक डोर वो डेनमार्क से जुड़ी है। आज हम इसी विशाल, थोड़ी रहस्यमयी और महत्वपूर्ण द्वीप के बारे में गहराई से जानेंगे। मतलब इसके भूगोल से लेकर इतिहास, वहाँ के लोगों की जिंदगी और आज दुनिया के लिए इसकी क्या अहमियत है, सब कुछ। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो ग्रीनलैंड की एक, कह सकते हैं, कई परतों वाली तस्वीर पेश करती है। जैसा आपने कहा, क्षेत्रफल करीब 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब भारत का लगभग 2/3 हिस्सा। बाप रे, इतना बड़ा? हाँ, लेकिन इस विशाल धरती पर रहते हैं महज, आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 56,000 लोग। बस 56,000? ये तो मतलब दुनिया में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया हुआ फिर। एग्जैक्टली दुनिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। और यही कॉन्ट्रास्ट, मतलब ये विरोधाभासी अपने आप में ग्रीनलैंड की कहानी की शुरुआत है। विशालता और कह लीजिए विरलता का संगम। वाकई ये आंकड़े तो सोचने पर मजबूर करते हैं। इतना बड़ा द्वीप और आबादी इतनी कम। राजधानी नुक है इसकी, है ना? जी, नुक। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि इसका मतलब करीब 80% हिस्सा एक परमानेंट बर्फ की चादर से ढका है। हाँ, 80% से भी ज्यादा। और ये चादर कहीं कहीं तो 3 किलोमीटर तक मोटी है। जी हाँ, 3 किलोमीटर तक। तो जाहिर है ज्यादातर आबादी फिर दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर ही रहती होगी, जहां मौसम शायद थोड़ा कम हार्श हो। बिल्कुल सही, वहीं पर थोड़ी राहत है। लेकिन ये बर्फ सिर्फ जमीन नहीं ढकती, ये तो दुनिया के मीठे पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है ना? हाँ बिल्कुल। ये अंटार्कटिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस शीट है, और इसमें इतना पानी जमा है कि अगर ये पूरी पिघल जाए तो दुनिया भर में समंदर का स्तर कई मीटर बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। जी, कई मीटर। तो यही वजह है कि ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा। और तटों पर जहां बर्फ नहीं है, वहां टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है। हाँ। मतलब छोटी झाड़ियां, घास, काई वगैरह। और ऊंचे पहाड़ और वो गहरी खाइयां, जिन फ्योर्ड्स कहते हैं, वो इसके तटीय नज़ारों को बहुत ही खूबसूरत और ड्रामेटिक बनाते हैं। तो जीवन मुख्य रूप से इन्हीं बर्फ मुक्त तटीय किनारों पर सिमटा हुआ है। जानकारी तो ये बताती है कि यहाँ हजारों साल पहले भी लोग रहते थे। हाँ। सही कहा आपने। आर्कियोलॉजिकल सबूत ये बताते हैं कि यहाँ कई अलग अलग पूरा एस्किमो संस्कृतियाँ हजारों सालों से रहती आई हैं। अच्छा। जी, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सिरा जुड़ता है 10वीं सदी के वाइकिंग एक्सप्लोरर एरिक द रेड से। एरिक द रेड, हाँ सुना है नाम। कहते हैं कि उसने इसे ग्रीनलैंड यानी हरी भरी धरती का नाम दिया था। हरी भरी धरती, लेकिन वो तो बर्फ से ढका है। हाँ, यही तो बात है। कहते हैं उसने ये नाम इसलिए दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आकर बसने के लिए अट्रैक्ट हों। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कह लीजिए। हाँ, ये तो बढ़िया तरकीब थी। हालांकि सच्चाई तो काफी अलग थी। वाइकिंग बस्तियां यहाँ कुछ सदियों तक तो चलीं, लेकिन फिर शायद मौसम ठंडा होने लगा और दूसरे भी कारण रहे होंगे, वो खत्म हो गई। है, वाइकिंग्स के बाद फिर क्या हुआ? डेनमार्क से इसका कनेक्शन कब और कैसे बना? वाइकिंग्स के जाने के बाद कई सदियों तक यूरोप से इसका संपर्क लगभग टूट सा गया था। फिर 18वीं सदी की शुरुआत में 1721 में डेनमार्क नॉर्वे के मिशनरी और व्यापारी यहाँ दोबारा आने लगे। अच्छा, 1721 में? हाँ, और धीरे धीरे ये डेनिश कॉलोनी बन गया। ये कॉलोनियल दौर काफी लंबा चला। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ समय के लिए इसका कंट्रोल अमेरिका के पास भी रहा था। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा हो गया था, तो अमेरिका ने इसकी सुरक्षा संभाली। युद्ध के बाद ये फिर डेनमार्क को वापस मिल गया। अच्छा, और फिर ये सेल्फ गवर्नेंस मतलब स्वशासन की बात आती है, ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ा? वो होम रूल और सेल्फ गवर्नमेंट में क्या फर्क है? हाँ, देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में डीकोलोनाइजेशन चल रहा था, उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था, तो ग्रीनलैंड में भी ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता की मांग उठने लगी। स्वाभाविक है। पहले तो 1953 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को कॉलोनी की बजाय अपने राज्य का
एक हिस्सा बना दिया, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा रोल नहीं दिया। अच्छा। असल बदलाव आया 1979 में, जब ग्रीनलैंड को होम रूल यानी सीमित स्वशासन मिला। 1979, ओके। इसका मतलब था कि ग्रीनलैंड को अपने इंटरनल मैटर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज, इन पर कंट्रोल मिल गया। लेकिन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, करेंसी, ये सब डेनमार्क के पास ही रहे। तो होम रूल एक तरह से पहला बड़ा कदम था ज्यादा अधिकारों की तरफ। और फिर 2009 में क्या हुआ? बिल्कुल, 2009 में एक और रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह। उसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लागू हुआ। सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट? हाँ, इसने ग्रीनलैंड की स्वायत्ता का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया। अब ग्रीनलैंड को पुलिस, जुडिशरी और सबसे अहम नेचुरल रिसोर्सेज पर भी ज्यादा कंट्रोल मिल गया। अच्छा, प्राकृतिक संसाधनों पर भी? जी, और ग्रीनलैंडिक भाषा, जिसको कलालिसुत कहते हैं, उसे एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। हालांकि विदेश नीति और रक्षा अब भी डेनमार्क के ही पास है, और ग्रीनलैंड डेनिश मोनार्की के अंडर ही आता है। ओके। उनकी अपनी चुनी हुई पार्लियामेंट है, जिसे इनात्सीसारतूत कहते हैं। इनात्सीसारतूत, बड़ा दिलचस्प नाम है। हाँ, इसका मतलब लोकल भाषा कालालिसूत में कुछ जहां लोग मिलते हैं जैसा होता है, एक तरह की नेशनल असेंबली। अच्छा। तो आज इसकी स्थिति एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी की है, जो डेनमार्क किंगडम का हिस्सा है, पर जिसके पास अपने फैसले लेने का काफी अधिकार है। ये ऑटोनॉमी और डिपेंडेंसी के बीच का एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, जटिल और यूनिक बैलेंस है। ये राजनीतिक व्यवस्था तो वाकई काफी पेचीदा लगती है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। हाँ, आपने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों पर कंट्रोल बढ़ा है, लेकिन क्या ये संसाधन इकोनॉमी का बेस बन पाए हैं? हमने सुना है कि मछली पकड़ना यहाँ का मेन बिजनेस है। हाँ, बिल्कुल। मछली पकड़ना और उसकी प्रोसेसिंग, यही ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खासकर झींगे मतलब प्रॉन्स और श्रिम्प, हाँ। और ग्रीनलैंड हैलिबट नाम की मछली। इनका एक्सपोर्ट, कुल एक्सपोर्ट का लगभग सोचे 90% हिस्सा है। 90%? जी हाँ। सिर्फ मछली से? जी हाँ, तो ये इकोनॉमी को काफी हद तक एक ही इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट बना देता है, जिसमें मतलब उतार चढ़ाव का खतरा तो रहता ही है। हाँ, वो तो है। और करेंसी डेनिश क्रोन, डीके के ही इस्तेमाल होती है। और वो रेयर अर्थ मेटल्स वाली बात, दुर्लभ मृदा तत्व, क्या वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है या उस पर कुछ काम हो रहा है? ये इतने जरूरी क्यों है वैसे? देखिए, ग्रीनलैंड में खनिजों का बहुत बड़ा भंडार होने का अनुमान है। इसमें लोहा, सीसा, जस्ता, सोना, यूरेनियम और खास तौर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं। ये रेयर अर्थ तत्व वो मिनरल्स हैं जो आज के हाईटेक दुनिया के लिए मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कि? जैसे हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, विंड टर्बाइन और डिफेंस इक्विपमेंट में इनका इस्तेमाल होता है। ओह, अच्छा, मतलब हर जगह? अर्थ डिपॉजिट्स में से एक होने का अनुमान है। तो फिर माइनिंग शुरू क्यों नहीं हुई अब तक? कुछ एक्सप्लोरेशन और शुरुआती प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर माइनिंग अभी शुरू नहीं हुई है। इसमें कई चैलेंज है। क्या चैलेंज है? पहली बात तो यहाँ का कठोर मौसम और बर्फ, ये माइनिंग को बहुत मुश्किल और महंगा बना देते हैं। हाँ, ये तो हो गई। दूसरी, पर्यावरण की चिंताएं। इतने सेंसिटिव आर्कटिक माहौल में माइनिंग के क्या असर होंगे, इसे लेकर काफी डिबेट है। सही बात है। तीसरी, सामाजिक प्रभाव, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज पे इसका क्या असर पड़ेगा। और चौथी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भारी विदेशी निवेश चाहिए होगा, जिससे फिर एक नई तरह की निर्भरता पैदा हो सकती है। अच्छा, और हाँ, एक और बात, वो डेनमार्क से मिलने वाली आर्थिक मदद का भी जिक्र था ना? हाँ, बिल्कुल। वो एनुअल ब्लॉक ग्रांट, ये सब्सिडी ग्रीनलैंड के सरकारी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, करीब करीब आधा बजट? बाप रे। जी, ये सहायता वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को बनाए रखने में मदद तो करती है, लेकिन ये एक तरह की आर्थिक निर्भरता भी पैदा करती है, और ये पूर्ण स्वतंत्रता की राह में एक बाधा मानी जाती है। समझ गया। तो अर्थव्यवस्था फिलहाल मछली पकड़ने और डेनिश मदद पे टिकी है, और खनिजों का भविष्य भी थोड़ा अनिश्चित सा है। पर्यटन का भी आपने जिक्र किया था शुरू में। हाँ, टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है, हालांकि अभी भी इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन लिमिटेड है। लोग यहाँ आर्कटिक के यूनिक एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, जैसे विशाल ग्लेशियर देखना, आइसबर्ग्स के बीच बोटिंग करना, नॉर्दर्न लाइट्स। हाँ, ऑरोरा बोरियोलिस, वो तो कमाल का नजारा होता होगा। बिल्कुल, और वेल देखना। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए डॉग स्लेजिंग है, कयाकिंग है, हाइकिंग है। डॉग स्लेजिंग, वाह,
और इल्यूलिसेट आइसफॉर्ड जैसी जगह हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो खास अट्रैक्शंस है। इल्यूलिसेट आइसफोर्ड, ये क्या है खास? ये असल में दुनिया के सबसे तेजी से बहने वाले ग्लेशियरों में से एक सिरमेक कुजलेक का मुहाना है। यहाँ से हर रोज लाखों टन बर्फ टूटकर बड़े बड़े आइसबर्ग्स के रूप में समुद्र में गिरती है। मतलब प्रकृति की शक्ति का एक अद्भुत नजारा है। सुनने में ही रोमांचक लग रहा है। हाँ है तो, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ के लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई कॉस्ट जैसी चुनौतियों का सामना करती है। अब अगर हम यहाँ रहने वाले लोगों और उनकी संस्कृति की बात करें, आपने इनुइट लोगों का जिक्र किया था, उनके बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? ग्रीनलैंड की लगभग 88 से 90% आबादी इनुइट है या उनका मिक्स्ड वंश है। अच्छा, मेजॉरिटी इनुइट है जी। बाकी ज्यादातर डेनिश मूल के लोग हैं। इनुइट वो इंडिजिनस लोग हैं जो आर्कटिक रीजन में हजारों सालों से रहते आए हैं। साइबेरिया से लेकर अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड तक फैले हुए हैं। ग्रीनलैंड के इनुइट को कलालित कहा जाता है। उनकी संस्कृति का प्रकृति से, खासकर समुद्र और बर्फ से बहुत गहरा नाता है। पारंपरिक रूप से क्या करते हैं वो? पारंपरिक रूप से शिकार और मछली पकड़ना, ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं रहा है, बल्कि उनकी पहचान, उनके सोशल स्ट्रक्चर और रीति रिवाजों का सेंटर रहा है। अच्छा, आज भी ये एक्टिविटीज महत्वपूर्ण है, हालांकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होता है। और रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है? आपने कहा था कि सड़कें बहुत कम हैं, इसका क्या मतलब है लोगों के लिए? हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी बात है वहाँ की। ग्रीनलैंड में शहरों और बस्तियों के बीच कोई रोड नेटवर्क नहीं है। क्या मतलब, गाड़ी से एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन या तो नाव और फेरी से होता है या फिर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से। ओह, सर्दियों में बर्फ पर स्नो मोबाइल का भी काफी इस्तेमाल होता है। तो यात्रा तो बहुत मुश्किल और महंगी होती होगी। हाँ, महंगी होती है और मौसम पर बहुत निर्भर करती है। सामान लाना ले जाना भी एक चुनौती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि समुदाय आपस में ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं, भले ही वो दूर हों। अच्छा, जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी है, प्रकृति का सम्मान है और सामाजिक रिश्ते मजबूत हैं। पारंपरिक ज्ञान जैसे मौसम का अंदाजा लगाना या बर्फ पर रास्ता खोजना आज भी बहुत मायने रखता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। आज के ग्लोबल दौर में जहाँ इंटरनेट और बाहरी दुनिया का प्रभाव बढ़ रहा है, ये पारंपरिक जीवन शैली और इनुइट संस्कृति अपने आप को कैसे संभाल कर रख पा रही है? हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है। समाज के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और चर्चा का विषय भी। ये संतुलन तो वाकई मुश्किल होगा, आधुनिकता और परंपरा के बीच की कश्मकश। अच्छा, अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। ग्रीनलैंड इस मामले में इतना अहम क्यों माना जाता है? ग्रीनलैंड क्लाइमेट चेंज की आप कह सकती हैं फ्रंट लाइन पर है। फ्रंट लाइन पर? हाँ, आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में दुगनी से भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है और ग्रीनलैंड में इसका असर साफ दिख रहा है। कैसे? वहाँ की जो विशाल बर्फ की चादर है वो रिकॉर्ड रफ्तार से पिघल रही है। ओह, और ये पिघलना सिर्फ ग्रीनलैंड के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। जैसा मैंने पहले कहा, इससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय शहरों और द्वीपों के डूबने का खतरा है। बिल्कुल। और ये ग्लोबल वेदर पैटर्न को भी प्रभावित कर सकता है। क्या इसके लोकल असर भी हैं? मतलब वहां रहने वाले लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, लोकल लेवल पर भी बहुत गहरे असर पड़ रहे हैं। जो पारंपरिक शिकारी है वो समुद्री बर्फ पर निर्भर करते हैं शिकार के लिए और आने जाने के लिए। वो बर्फ अब कमजोर हो रही है और साल में कम समय के लिए जमती है। इससे उनकी आवाजाही और शिकार करने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। ये तो उनकी पूरी जीवन शैली पर असर है। बिल्कुल। कुछ क्षेत्रों में मछली और दूसरे समुद्री जीवों के माइग्रेशन पैटर्न बदल रहे हैं। पिघलते ग्लेशियर से जो पानी निकलता है उससे फ्योर्ड्स में सिल्ट मतलब गाद बढ़ रही है। अच्छा। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बर्फ पिघलने से शायद भविष्य में खेती या जहाजों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। हाँ। लेकिन फिलहाल तो नेगेटिव असर ज्यादा साफ दिख रहे हैं। इसीलिए जैसा कि जानकारी में बताया गया है, ग्रीनलैंड दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च साइट बन गया है, जिसके असर को बेहतर ढंग से समझा जा सके और भविष्य का अनुमान लगाया जा सके। ये जगह जैसे पृथ्वी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक लैब बन गई है। तो ग्रीनलैंड की बर्फ का पिघलना सिर्फ एक लोकल एनवायरमेंटल इशू नहीं, बल्कि एक ग्लोबल वार्निंग है। अच्छा, चलते चलते भाषा और धर्म के बारे में भी संक्षेप में जान लेते हैं।
हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, 2009 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के बाद ग्रीनलैंडिक, जिसे स्थानीय रूप से कैलालिसुत कहते हैं, वो एकमात्र ऑफिशियल भाषा बन गई है। कालालिसुत। जी, ये इनुइट भाषा परिवार की एक बोली है। हालांकि डेनिश भाषा का भी काफी इस्तेमाल होता है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एजुकेशन में, और स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। अच्छा, तो डेनिश भी चलती है। हाँ, और धर्म की बात करें तो ज्यादातर आबादी ईसाई धर्म को मानती है, और उसमें भी इवेंजेलिकल लूथरन चर्च प्रमुख है, जो डेनमार्क का नेशनल चर्च भी है। ओह, तो डेनमार्क का चर्च ही वहाँ प्रमुख है। जी, ये डेनमार्क के साथ लंबे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दिखाता है। हालांकि पारंपरिक इनुइट मान्यताएं और आध्यात्मिकता भी कुछ हद तक जिंदा हैं। तो इतिहास, राजनीति की तरह भाषा और धर्म पर भी डेनमार्क का गहरा प्रभाव दिखता है। ये वाकई दिखाता है कि इनका रिश्ता कितना मल्टी लेयर्ड और जटिल है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो ग्रीनलैंड कई विरोधाभासों और संभावनाओं का द्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, बर्फ से ढका है, लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट के लिए बेहद अहम है। इसका डेनमार्क के साथ एक यूनिक पॉलिटिकल रिश्ता है, सेल्फ गवर्नेंस है, पर आर्थिक और कुछ मामलों में निर्भरता भी है। इकोनॉमी मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर आधारित है, लेकिन भविष्य में खनिजों की बड़ी संभावना है, जिसके अपने पर्यावरणीय और सामाजिक सवाल जुड़े हुए हैं। सही। यहाँ एक वाइब्रेंट इनुइट संस्कृति है, जो मॉडर्निटी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है, और सबसे बढ़कर ये क्लाइमेट चेंज के प्रभावों का अध्ययन करने और समझने के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ग्रीनलैंड सिर्फ आर्कटिक का ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के भविष्य का एक इंडिकेटर है, एक संकेतक है। सही कहा। ये सिर्फ एक दूर दराज का बर्फीला द्वीप नहीं, बल्कि कई ग्लोबल इश्यूज का एक तरह से सेंटर पॉइंट है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने पहले इशारा किया था, और हमारे स्रोतों में भी ये बात है कि ग्रीनलैंड में पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर भी अंदरूनी तौर पे बहस चलती रहती है। जी हाँ, ये चर्चा होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ डेनमार्क पर इतनी ज्यादा आर्थिक निर्भरता है, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी चुनौती, जिससे अकेले निपटना शायद बहुत मुश्किल हो। और फिर भविष्य में अगर वो रेयर अर्थ खनिजों का खनन बड़े पैमाने पर शुरू होता है, तो क्या वो आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलेगा, या फिर कहीं वो एक नई तरह की ग्लोबल शक्तियों पर निर्भरता तो पैदा नहीं कर देगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। हाँ, इन जटिल सवालों के बीच ग्रीनलैंड का भविष्य क्या आकार लेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमारे श्रोता भी जरूर विचार कर सकते हैं।